हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसका ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। इसके अंदर हम बैंक्स के जो क्या एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है इसका। तो इसके अंदर अपन ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे एंड जो पार्ट 2 आएगा उसमें ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बैंक की डेफिनेशन। ठीक है, तो वैसे तो ये पहले ही मेरे को बता देना चाहिए था, बट ठीक है, अपने को सबको पता है कि बैंक क्या होता है। ये जिस फॉर्मेलिटी के लिए अपन ने एक बार कर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे फर्स्ट चीज तो यही आती है, राइट। तो ये है an organization where people and businesses can invest and borrow money etc etc। आजकल तो इतने सारे फंक्शंस हो गए हैं बैंक के, इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक की। अपन कितनी लिखेंगे यहाँ पे, मैंने वैसे पहले के लेक्चर्स में बता भी रखा है कि फंक्शंस ऑफ बैंकिंग वाले के अंदर, फंक्शंस ऑफ बैंक्स के अंदर तो मैंने सारे फंक्शंस लिखवाए थे कि आजकल बैंक क्या क्या करता है कंपटीशन में बढ़ जाने की वजह से। खैर, एक बैंक जो होता है उसको अपन फाइनेंशियल सुपरमार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, आका मतलब ऑल्सो नोन एज। आका का आजकल सबको मीनिंग पता होता है। खैर, नेक्स्ट अपना ये फ्लो चार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें है बैंक के एक एसेट्स होते हैं, एक लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो जो एसेट्स आते हैं इसमें बैंक से जो लोन लेते हैं लोग, क्योंकि लोन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो वो बैंक के लिए एक एसेट हो गया। एडवांसेस, कैश क्रेडिट करते हैं लोग, ओवरड्राफ्ट लेते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जो लाइबिलिटीज होती है बैंक की, वो क्या होती है, डिपॉजिट। डिपॉजिट किसका, कस्टमर का। तो जो जिसका अकाउंट बैंक में खुला हुआ है, वो जो बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करता है, वो ऑब्वियसली वो बैंक के तो होते नहीं है। बैंक को जब भी कस्टमर वापस मांगता है तो उसको देने पड़ते हैं वापस, है ना। तो वो उसकी लाइबिलिटी होती है। तो इसमें डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपना डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, एक अपना टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर क्या होता है, एक अपना टाइप हो गया करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में आता है एफडी एंड आरडी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन सब का। तो सबसे पहले हम ये वाला चीज देख लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है पहले ये देख लेते हैं, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरेंट डिपॉजिट के अंदर भी डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो अपना पॉइंट है वो ये है कि करंट अकाउंट जो होता है, ये बिजनेसमैन वगैरह करंट अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आते जाते पैसे आते जाते रहते हैं, ना, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, खूब सारे ट्रांजेक्शन। तो उसमें करंट अकाउंट यूज में लिया जाता है, बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं। एंड इसके ओवरड्राफ्ट भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से करंट अकाउंट बिजनेसमैन यूज करते हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मिलता है इसके अंदर इजीली। तो ये अपना एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें है कि ये मतलब जो जॉब वाले लोग होते हैं या कोई भी और एक्सेट्रा बिजनेसमैन के अलावा जो लोग होते हैं, वो सारे सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपना ये है कि इंटरेस्ट इज नॉट प्रोवाइडेड। करंट अकाउंट का ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग्स अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड फिक्स्ड बाय द बैंक इटसेल्फ। ठीक है, जो इंटरेस्ट मिलता है इसके अंदर, जो भी अमाउंट आपके बैंक में पड़ा हुआ है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड ये जो होता है ये फिक्स किया जाता है बैंक के द्वारा, जो भी जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है उसके द्वारा ये फिक्स किया जाता है। ठीक है, मिनिमम इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। मिनिमम जो इंटरेस्ट है वो फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो कि 2.5%। ठीक है, उसके अलावा ये जो इंटरेस्ट होता है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं जो बैंक लोग होते हैं। ठीक है, वो मतलब जो बैंक्स होते हैं वो इस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड में हम पढ़ेंगे। इट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज डेली बेसिस पे करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में सपोज ये मान लो कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज पड़े हैं। ठीक है,
एंड सपोज ईयरली बेसिस पे अगर इसको कैलकुलेट अगर बैंक करता, ठीक है, तो वो क्या करता कि सपोज अपने बैंक में पूरे टाइम 3 lakhs पड़े थे, एंड अपन ने जब ईयर एंड आया तब अपने 50,000 ही पड़े थे, ठीक है, तो 50,000 पे वो बैंक दे देगा, ऐसा तो वो कर नहीं सकता। तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने जो बैंक होते हैं उनको डेली बेसिस पर ही इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या इसका कैलकुलेशंस रहती है, अपन देखते हैं। जैसे एक दिन का अपन ने ये देखा है, ठीक है, इस दिन को बैंक को कैलकुलेट करना है इस अकाउंट का, मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहे हैं अपन, उस पर्टिकुलर अकाउंट में इस दिन का अगर बैंक कैलकुलेट करता है तो कैसे करता है, ठीक है। तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक बैंक खुला रहता है, तो ये टाइम इंटरवल वो लेके चलता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट बैलेंस, तो बैलेंस जो है अकाउंट के अंदर वो 1 लाख रुपीज है, इंटरेस्ट 3% का है। ये एग्जाम्पल की तरह अपन ने लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल है 1 लाख रुपीज का बैलेंस है अकाउंट के अंदर, इंटरेस्ट 3% है, तो अपना 3,000 हो गया ना, 3,000 हो गया, राइट। तो 3,000 ये जो है ये तो ओवरऑल है साल भर का, तो 3,000 को एक डेली बेसिस पे निकालना हो तो 365 से अपन डिवाइड कर देंगे तो उससे 1 डे का निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, एंड ऐसे करके सारे दिन का मिला के अपने को देन वो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है ओवरड्राफ्ट का। करंट अकाउंट के अंदर ओवरड्राफ्ट मिलता है एंड सेविंग्स में नहीं मिलता ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एंड इसमें एक्सेप्शंस अपन देखने वाले हैं। तो ओवरड्राफ्ट क्योंकि अपने को इसमें पढ़ना था तो मैंने डेफिनेशन में इसको यहीं समझा दूंगी, ये ओवरड्राफ्ट रहा अपना, तो अपन इसको यहीं पे देख लेते हैं। अ डेफिसिट, इसकी डेफिनेशन है ये, अ डेफिसिट इन अ बैंक अकाउंट कॉज्ड बाय ड्रॉइंग मोर मनी देन द अकाउंट होल्ड्स, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो अकाउंट में जितना पैसा है उससे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा अपन विड्रॉ कर ले तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। नो ओवरड्राफ्ट, सेविंग्स अकाउंट में ओवरड्राफ्ट नहीं होता। एक्सेप्शन इसका ये है कि सपोज कोई गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई योजना निकाल रखी है, तो उसके अंदर जैसे ये एक है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, PMJDY, ये एक योजना है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरड्राफ्ट मिलता है अपने को 10,000 रुपीज का, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट के अंदर अपने को 10,000 रुपीज का, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। सेकंड अपना एक्सेप्शन में ही फर्स्ट तो ये हो गया जैसे कोई योजना निकाली हो वो, सेकंड अपना सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये भी अपना सेविंग अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट जो होता है ये भी एक एक्सेप्शन होता है, इसमें भी अपने को कुछ ओवरड्राफ्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि मिनिमम एज क्या होती है एक करंट अकाउंट खोलने के लिए, तो 18 साल की उम्र होती है, एंड मिनिमम एज एक सेविंग्स अकाउंट को खोलने के लिए 10 साल की होती है, ठीक है। इसमें मैंने बताया है कि जो माइनर्स होते हैं, मतलब जो ये 18 साल से कम के जो होते हैं, या फिर अगर सपोज 10 साल से भी कम के लोग जो बच्चे हैं, माइनर्स कहते हैं उनको, माइनर्स कैन ओपन एन अकाउंट बट इट विल बी मैनेज्ड बाय द गार्जियंस, पेरेंट्स जो होंगे सब, मतलब जैसे एक मतलब कोई भी जैसे सरकार के द्वारा कोई योजना निकाली जाती है जिसमें सपोज गर्ल्स को पैसे मिलते हैं या स्टूडेंट को पैसे मिलते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट का आपको अकाउंट खोलना ही पड़ता है बैंक में। तो वो जो होते हैं वो पेरेंट्स खोलते हैं या पेरेंट्स गार्जियन जो भी हैं आपके वो खोलते हैं और वो ही उसको मैनेज करते हैं, मतलब देखा जाए तो। बट स्टूडेंट का तो क्योंकि पैन कार्ड भी माइनर लिखा रहता है उसके अंदर, तो ये वैसे होता है। देन जब आपका एज एज लिमिट में आ जाती है, जैसे 18 साल के अगर आप हो गए, उसके बाद वही माइनर वाला पैन कार्ड आपका नॉर्मल वाले में चेंज हो जाता है, एंड बैंक अकाउंट भी आपका मैच्योर हो जाता है। मैच्योर नहीं, मैच्योर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मतलब आपका बैंक अकाउंट भी नॉर्मल वाला हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना सर्विस चार्ज, ठीक है। सर्विस चार्ज लगता है करंट अकाउंट के अंदर, एनुअली लगता है ये, जबकि जो सेविंग्स अकाउंट होता है इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नो ट्रांजैक्शन लिमिट। ऑब्वियसली करंट अकाउंट है, इसके अंदर खूब सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए इसको प्रेफरेंस में लिया जाता है ना, इसलिए एंड ओवरड्राफ्ट के लिए।
तो इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती है। एंड जो अपना सेविंग अकाउंट होता है इसके अंदर ट्रांजेक्शन लिमिट होती है 3 टाइम्स अ मंथ फ्री। मतलब बैंक की, मैं लिख देती हूँ, बैंक की बैंक की ब्रांच में जाके आप ट्रांजेक्शन करोगे, पैसे विड्रॉ करोगे या डालोगे बैंक के अकाउंट के अंदर, तो वो जो होता है वो 3 टाइम्स अ मंथ तो अपना फ्री होता है। एंड उसके अलावा अपने उससे ज्यादा आपको करना है तो उस पर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब अपन देखने वाले हैं ये अपना ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, ठीक है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में बहुत डिटेल में अपन ने डिफरेंसेस देख लिए हैं। उसके अलावा अपना ये था डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब अपन देखेंगे टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें आता है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरेंट डिपॉजिट, ठीक है। तो ये अपन देखने वाले यहाँ पे। हाँ, तो इफ यू ब्रेक एफडी एंड, मैं पहले आपको बता देती हूँ एफडी एंड आरडी होता क्या है, ठीक है। ये पॉइंट्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एफडी क्या होता है? एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एक टाइम के लिए, जैसे सपोज आपने 1 ईयर के लिए एक अमाउंट बैंक को दे दी होती है, ठीक है। मतलब उसका एक अकाउंट ही अलग से मतलब वो नंबर भी उसका आ जाता है कि ये आपका एफडी का नंबर है, इस तरह से, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अकाउंट लिख रखा है अपन ने ऊपर, ठीक है। तो वो एफडी अपन ने इस फिक्स टाइम के लिए बनाई, उस पर अपने को एक इंटरेस्ट मिलता है। एंड देन जो अपना ओरिजिनल अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट के बाद जो अपना अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों ऐड होके अपने अकाउंट में वापस, उसमें ऑप्शन होता है या तो आप अपने अकाउंट में वापस वो डलवा सकते हो या फिर आप चाहो तो मैच्योर वाला, मतलब मैच्योरिटी पे जो इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट मिला है एंड जो ओरिजिनल अमाउंट दोनों ऐड जो होते हैं उसको आप वापस भी एफडी बना सकते हो। कई टाइप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसके अंदर एफडी में अपना जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है एंड उसके बीच में अगर आप वो भी अपन देखेंगे कि अगर किसी एफडी को आप ब्रेक करते हो एंड उसके मतलब जैसे 1 ईयर की है एंड आपने मतलब 100 डेज के अंदर, 365 डेज की जगह 100 डेज में आपने एफडी ब्रेक कर दी, तो उसके उस पे क्या पेनल्टी लगती है, क्या अपन वो सब चीज देखने वाले हैं। बट मैं बता रही हूँ एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब उसमें टाइम ड्यूरेशन अपना फिक्स होता है। जबकि रिकरेंट डिपॉजिट में क्या होता है कि सपोज आपको एक साथ इतना सारा अमाउंट नहीं, जैसे आपको एक साथ 1 लाख रुपीज आपके पास नहीं है एंड आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते इसको, तो आप क्या करो, मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट रोज, मतलब रोज नहीं सॉरी, मंथली बेसिस पे आप कुछ अमाउंट बैंक के अकाउंट में मतलब बैंक के रिकरेंट डिपॉजिट के अंदर डालोगे, ठीक है। तो आप हर मंथ डालोगे, हर मंथ, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, उसने मतलब एक अमाउंट है वो एक साथ डाल दिए, सपोज उसने 1 लाख रुपीज डाल दिए एक साथ, ठीक है। बट एक इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपीज एक साथ नहीं है, ठीक है। तो वो हर मंथ 10,000 डाल रहा है, 10,000 डाल रहा है, ठीक है। 10,000 हर मंथ डाल रहा है, तो 10 महीने तक डालेगा तो उसके 1 लाख रुपीज हो जाएंगे, है ना। तो ये रिकरेंट डिपॉजिट में आता है कि मतलब आपके पास एक साथ नहीं है पैसे, तो आप रिकरेंट मतलब कम कम करके डालो। तो रिकरेंट अब अपन देख लेते हैं इनके पॉइंट्स जो हैं, ये लिखे हुए हैं मैंने सारे। तो फर्स्ट है अपना इफ यू ब्रेक एफडी आरडी बिफोर टाइम, ठीक है। एफडी या आरडी को अगर अपन टाइम से पहले, अब एफडी में क्योंकि आपने एक साथ अमाउंट जमा करा दिया तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है आरडी के कंपैरिजन में। आरडी में आपने कम कम करके करा तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है। इन जनरल 1% की पेनल्टी लगती है, तो अगर आपने ब्रेक कर दिया टाइम से पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना 1 ईयर एफडी मैच्योरिटी, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपने ब्रेक कर दिया तो कैसे रहता है, ठीक है। तो 1 ईयर का अपना अगर मैच्योरिटी है, सपोज एग्जांपल है ये, और अमाउंट अपना 1 लाख है, इंटरेस्ट 6% का अगर उस एफडी पे अपने को मिल रहा है, तो इफ यू ब्रेक दिस एफडी इन 100 डेज, ठीक है, 100 डेज के अंदर आपने उस एफडी को ब्रेक कर दिया, तो 1 लाख रुपीज जो है, इस ये जो अपना अमाउंट है उसके ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट ही मिलेगा। एंड जो
5,000, जैसे अपने 5% तो 5,000 हो जाएगा ना। तो ये जो 5,000 रुपीज है इसका डेली निकालेंगे अपन, क्योंकि अपने को डेज 100 डेज के लिए ही तो मिलेगा, ऐसे ईयरली थोड़ी मिलेगा। तो 5,000 जो रुपीज है इसका डेली निकालने के लिए 365 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 डे का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट 1 है ये 1 डे की है, तो अपन ने 100 डेज के बाद उसको ब्रेक किया तो अपने को 100 डेज का मिलेगा, ठीक है। तो अमाउंट 1 इंटू 100 डेज कर देंगे तो अपना अमाउंट 2 आ जाएगा। ये अपने को फाइनल अमाउंट होगा जो अपने को मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे इसका प्रोसीजर चलता है। अब आजकल क्या होता है कि जो बैंक होते हैं, आप जब एफडी बनाते हो तो आपको लिखा एक ऑप्शन आता है व्यू इंटरेस्ट रेट्स ऐसे करके, तो उस पर आप क्लिक करते हो तो आपको एक टेबल बनी हुई दिखती है, एक मतलब शीट बनी हुई दिखती है। उसमें ऐसा आता है कि आप इतने डेज के लिए करोगे तो आप इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतने डेज के लिए करोगे तो इतना इंटरेस्ट। उसके अंदर सबसे मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको 444 डेज के लिए मिलता है। तो जितना मैंने नोटिस करा है, तो फिर वो चार्ट बनाने लग गए हैं। तो जैसे आप अगर किसी एफडी को जल्दी ब्रेक करते हो तो आपको उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सेम चीज है, आप पढ़ लीजिएगा। देन सो वेन एवर यू ब्रेक एन एफडी आफ्टर दीज मेनी डेज, मतलब जो जितना भी आपने दिन के बाद आपने एफडी ब्रेक करी है, लेट्स से 200 डेज, देन एज पर द शीट यू गेट द इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने चीज आपको समझा दी ऑलरेडी। उसके अलावा एक पॉइंट है अपना एफडी एंड आरडी के बीच में, कि एफडी का जो मिनिमम टाइम होता है वो कितना होता है, 7 डेज का होता है, जबकि मैक्सिमम टाइम होता है वो 10 ईयर्स का होता है। आरडी का जो मिनिमम टाइम होता है वो 6 मंथ्स का होता है। ज्यादा का ही होगा, क्योंकि आपको हर मंथ या मतलब हर कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पैसे जमा कराने हैं, है ना। तो 7 डेज का तो हो नहीं सकता, 6 मंथ्स का होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसे मतलब आप याद रख सकते हो। और मैक्सिमम टाइम दोनों का सेम होता है 10 ईयर्स का। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट होते हैं, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट। ये अपन ने ऊपर देख ही रखा है ये ना, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसके अंदर आता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट। तो ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ ये दोनों याद रह जाए, क्योंकि ये चीज इजी अपन सुनते रहते हैं, एफडी आरडी, ये चीज फिक्स डिपॉजिट, टर्म रिकरेंट डिपॉजिट, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट को भी आपको टर्म को याद रखना है। अब जैसे सबने सुन रखा होगा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के ये दोनों टाइप्स होते हैं। ये कुछ बच्चों को हो सकता है याद ना रहे, तो ये दोनों टर्म्स भी आपको याद रखने, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट का जो अगर मैं पूछूं आपसे कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट का, ठीक है, तो आपको 10 ईयर्स बोलना है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको ये अपना लेक्चर में देख लेते, कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, ये अपना लेक्चर खत्म हो चुका है। पार्ट 1 था ये बेसिक्स ऑफ बैंकिंग का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।